प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। ध्यान दो, जैसे क्या है कि अभी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, फिर भी बाहर से रोशनी, अगर हम बल्ब को बंद भी कर देंगे फिर भी रोशनी आएगा, कुछ न कुछ आएगा। कैसे? अभी तो सूर्य निकला नहीं है, अभी तो सूर्य दिखाई दे नहीं रहा है, तो फिर भी यहाँ तक रोशनी कैसे आया? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा ये बताओ, हम ये कह सकते हैं चलो ये तो अगला रूम है, चलो खिड़की से रोशनी आ जाता है, ये ना, लेकिन इसके बाद वाला रूम में भी क्या होता है? रोशनी जाएगा, क्या हो जाएगा? वही किसी कण से प्रकाश क्या होगा? टकराएगा। टकराने के बाद यह क्या हो जाएगा? विभिन्न दिशा में छितराएगा। अब ये छितराने के बाद फिर तो किसी कण से टकराएगा, तो टकराने के बाद फिर तो इधर छिड़ जाएगा, बताओ। प्रकाश है इधर, चला आया प्रकाश यहाँ भी आ गया, इधर जबकि रूम भी है, ठीक है, ये कमरे में घुस गया। सूर्य का प्रकाश कहाँ है? अब प्रकाश आ गया कहाँ? ऐसा क्यों होता है? ये छिड़ियाने के कारण। किसके कारण? तो सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, और सफेद में 7 वर्ण होते हैं। कितने? यानी 7 रंग मिल करके सफेद बनता है। कितने रंग? 7। अब इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे, प्रिज्म लेंगे, त्रिभुजाकार कांच का टुकड़ा। त्रिभुजाकार कांच के टुकड़े, इसमें टुकड़े से सूर्य के प्रकाश को गुजारेंगे। जैसे गुजारेंगे वह सीधा जाना चाहिए नहीं, पहले था हवा माध्यम। पहले कौन सा माध्यम? हवा माध्यम से जा रहा है। किस माध्यम में? कांच माध्यम। प्रकाश की चाल थोड़ा सा क्या होगा? डोलेगा, है? कब देश होगा? जैसे क्या है कि तुम चल रहे हो जमीन पे, चल रहे हो तो तुम्हारा चाल तो अलग होगा। जा रहे हो तेजी से जा रहे हो, झटकते हुए जा रहे हो, जाते पानी आ जाएगा, क्या उतना ही तेज चलोगे? अच्छा, जाते फिर क्या बालू आ जाएगा, क्या उतना ही तेज चलोगे? तो माध्यम बदलने से चाल क्या हो जाता है? तो अभी हम जा रहे थे किस माध्यम में? हवा माध्यम। हवा माध्यम से प्रकाश प्रवेश कर गया किस माध्यम में? तो क्या उसका चाल थोड़ा सा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? चाल बदल जाता है, इसलिए थोड़ा अगल बगल मुड़ जाता है, मुड़ गया, आधार की ओर मुड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये कवच से फिर किस में जा रहा है? हवा माध्यम। कहाँ जा रहा है? हवा माध्यम में। तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा चाल बदलेगा। सूर्य के प्रकाश को, किसको? किससे गुजारे? प्रिज्म से। किससे गुजारे? त्रिभुजाकार कांच का टुकड़े को प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म से गुजारे हैं। तो जानते हो ये सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग बट जाती है। 2 3 4 5 6 7 कितने रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंगों में। और इस प्रकार 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होता है। कभी कभी आकाश में तुम लोग इंद्रधनुष देखता होगा, ये है। उसका भी कारण हम बताएंगे आगे। 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है, इस पट्टी को हम वर्णपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश को किससे गुजारे? कितने रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को, सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त होने की प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन कहते हैं। इस प्रकार 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उस पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद रहा? सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का, इस प्रकार 7 रंगों की उस पट्टी को, सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह सीधे नहीं जाके कुछ कोण से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर कुछ कोण से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। उस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। अब ये जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त हुआ, इसका क्रम है, वर्ण क्रम। क्या है? VIBGYOR। क्या लिखे? VIBGYOR। इसको हिंदी में लिखेंगे बैजानी, हपी नाला,
क्या लिखे? बैजानी हपी नाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नौ से बैजानी नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी। ये वर्ण का क्रम है। तो सबसे पहले ऊपर में ये देखो यहाँ लाल है ना, सबसे पहले ऊपर में कौन सा रहेगा? लाल रहेगा। और सबसे नीचे कौन सा रंग? तो तुम देखो यहाँ पे क्या देखा, बैगनी रंग का विचलन ज्यादा हो रहा है। कोई लड़का आता है एकदम पीछे बैठेगा, सामने नहीं बैठेगा, उसको डर लगता है, सर के पास जाएंगे कहीं को क्वेश्चन पूछ दिया तो खड़ा करके, इसलिए पीछे रहो दुबुक करके। समझ में आ रहा है? वो है बैगनी। लाल एकदम सामने, सर हम बताएंगे सर आगे एकदम से, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है, उसको कोई विचलित नहीं। देखो कम विचलन हो रहा है। समझ में आ रहा है? कम विचलन का मतलब क्या? सीधा निकलना चाहिए, वो इधर उधर मुड़ता कम है, एकदम सीधे अडिग रहेगा। लेकिन बैगनी रंग ज्यादा विचलित हो जाता है। ज्यादा विचलन किसका है? अब लाल रंग का विचलन कम इसलिए होता है, इसका तरंग धैर्य अधिक होता है, 7500 गुना 10 पर पावर -10। अब बैगनी रंग का तरंग धैर्य होता है 4000 गुना 10 पर पावर 10 को एंगस्ट्रम भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे 1 नंबर में। देखो बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा है, हमको लगता है अभी जो हम 10-15 मिनट जो पढ़ा है इसमें कम से कम ध्यान से अगर यदि दोगे तो कम से कम 400-500 क्वेश्चन उठ जाएगा। 400-500 10 पर पावर -10 को हम क्या बोलेंगे? 1 एंगस्ट्रम। क्या बोलेंगे? तो हम 7500 एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं। एंगस्ट्रम में नहीं बोलेंगे, मीटर में बोलेंगे तो 7500 गुना 10 पर पावर -10 मीटर। 4000 गुना 10 पर पावर -10 किसका तरंग धैर्य है? बैगनी का कम है और लाल का अधिक है। लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन कम होता है। अब बैगनी रंग का तरंग धैर्य कम होता है, इसलिए इसका विचलन अधिक होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। लाल रंग और बैगनी रंग के बीच के तरंग धैर्य वाले प्रकाश, इसके बीच में जितना भी प्रकाश है उसी को केवल हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इसको हम क्या कर पाते हैं? बाकी लाल से जो अधिक तरंग धैर्य वाला है, लाल से अधिक तरंग धैर्य वाला, उसको हम बोलते हैं अवरक्त प्रकाश। क्या बोलते हैं? अवरक्त। रक्त में लाल होता है ना। लाल से अधिक तरंग धैर्य वाले प्रकाश को अवरक्त प्रकाश, अब बैगनी से कम तरंग धैर्य वाले प्रकाश को पराबैगनी प्रकाश। क्या कहते हैं? देखो नाम मिल रहा है, बैगनी से कम पराबैगनी, लाल से अधिक। ये दोनों प्रकाश को हम देख नहीं सकते, केवल देख सकते हैं बैगनी और लाल रंग के बीच के तरंग धैर्य वाले प्रकाश को। इसलिए बैगनी 3 क्वेश्चन उठेगा यहाँ पे। कितना? पहला दृश्य प्रकाश। दृश्य में जो प्रकाश को हम देख पाते हैं, किसको देख पाते हैं? लाल रंग और बैगनी रंग के बीच के तरंग धैर्य वाले प्रकाश को हम देख पाते हैं, उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। बैगनी रंग से कम तरंग धैर्य वाले प्रकाश को पराबैगनी प्रकाश कहते हैं, उसको भी नहीं देख पाते हैं। लाल रंग से अधिक तरंग धैर्य वाले प्रकाश को अवरक्त प्रकाश कहते हैं। ये दोनों हमारे लिए खतरनाक है। अगर पराबैगनी किरण पृथ्वी पे आ गया ना, सूर्य से निकलता है, वो अगर पृथ्वी पर आ गया तो हमारे लिए त्वचा में कैंसर, खुजली, दुधारू पशु के दूध देने की क्षमता कम और फसल का पैदावार कम हो जाएगा। ये हमारे लिए हानिकारक किरण है। इसलिए इस किरण को कौन रोक लेता है? ओजोन परत। घुस गए कहाँ? समाज में। या तो केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन में भी होगा, केमिस्ट्री चैप्टर ज्योग्राफी में दिया, ठीक है। तो क्या देखा? पराबैगनी किरण को कौन सोख लेती है? ओजोन परत। ओजोन परत हमारे लिए क्या करता है? सुरक्षा कवच का काम करता है। वो सूर्य से निकलने वाले पराबैगनी किरण को रोक लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, आने नहीं देती है। अगर यदि पृथ्वी पर पराबैगनी किरण आ गया तो विभिन्न प्रकार का बीमारी उत्पन्न करेगा। चलो अब देखो, वर्णक्रम देख लिया, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, पराबैगनी प्रकाश देख लिया। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
और इस प्रकार 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर कुछ कोण से विचलित हो जाती है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। और किसी कण से प्रकाश टकरा के विभिन्न दिशा में छिड़ियाने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठेगा। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग नीला क्यों होता है? अब देखो, ये पृथ्वी है, क्या है? अब पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? और सूर्य का प्रकाश जब वहां से चलेगा, सूर्य का प्रकाश चलेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? वायुमंडल में। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो कण से टकराएगा, क्या होगा? कण से टकराएगा तो विभिन्न दिशा में छितराएगा। सूर्य के प्रकाश में कितना रंग है? अभी देखो 7 रंग। उस 7 रंग में नीला रंग, 7 रंग में नीला रंग ज्यादा छिड़ियाता है। जैसे मेला देखने के लिए जाता है तो जो छोटा बच्चा रहता है उसको नया टांग होता है, तो देखो कभी उधर भाग जाएगा, कभी उधर भाग जाएगा, वो सीधा सीधा रास्ता नहीं जाएगा। कभी दौड़ते हुए खेत में घुस जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी दौड़ते हुए आगे निकल जाएगा, कभी पीछे चला जाएगा। मतलब वो क्या ज्यादा छिड़ियाता है। क्या होता है? कितने वर्ण है हमारे पास? 7 में सबसे ज्यादा छिड़ियाने का काम किसका हो रहा है? वो पृथ्वी तक आते आते आकाश में पहले छिड़िया जाता है, पहले थक गया, ये ना। तो आकाश में छिड़ियाया हुआ कौन सा रंग है? तो हमको आकाश कैसा दिखाई देगा? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये छिड़ियाता कम है, ये छिड़ियाता, इसलिए खतरे की निशानी लाल। खतरे की निशानी, खतरे का निशानी कैसा होगा? क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने से लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। किसी कण से वस्तु, किसी कण से प्रकाश टकरा के विभिन्न दिशा में छितराने के घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? कम। समझ रहा है? लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन। तो नीला रंग तो पहले छिड़िया गया, तो ज्यादा प्रकीर्णन होने की वजह से आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखा। क्वेश्चन उठा क्या? पहला क्वेश्चन क्या था? आकाश का रंग। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए लाल रंग दूर से भी दिखाई देता है। इसलिए खतरे की निशानी क्या होती है? लाल। दूर से खतरा है, कहीं खतरा है तो लाल बल्ब जला देगा। क्या करेगा? इसका मतलब वो दूर से भी दिखाई देगा। नीला बल्ब जला देगा तो बहुत नजदीक आएगा तब दिखाई देगा, क्योंकि उसका रंग पहले प्रकीर्णन हो जाएगा, ये ना। तो खतरे की निशानी क्या होती है? लाल। क्यों लाल होती है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वह दूर से भी दिखाई देता है, ये ना। और एक क्वेश्चन ये भी उठेगा, सुबह और शाम के समय में सूर्य तुमको लाल दिखाई देता है, रक्ताभ दिखाई देता है, रक्ताभ, रक्त की तरह लाल। क्यों? क्योंकि सुबह के, देखो ये पृथ्वी है हमारा, ये क्या है? पृथ्वी। अब यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, तो दोपहर में देखो, दोपहर में हमसे क्या है? सूर्य नजदीक है। और सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में देखो सूर्य हमसे क्या होगा? जल्दी बताओ। समझ में आया कुछ बात? क्या समझा? देखो ये दोपहर, यहाँ सुबह और यहाँ शाम। तो दोपहर में सूर्य क्या होता है? हमसे नजदीक होता है। और सुबह और शाम के टाइम में दोपहर की अपेक्षा सूर्य काफी क्या रहता है? दूर होता है। तो सभी रंगों का उधर क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण सूर्य हमको कैसा दिखाई देता है? रक्ताभ दिखाई देता है। इतना सारा क्वेश्चन उठा। खतरे की निशानी भी लाल होता है। चलो थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में पढ़ो। किसके बारे में? आधा किताब एक दिन में पढ़ा दिया। ये जरूरी नहीं है कि केवल तुम क्या करोगे, इसको सुन करके ही
सारा क्वेश्चन याद करो। तुमको क्या करना पड़ेगा, फेयर कॉपी भी साथ रखना पड़ेगा। इसको बार बार सुनना है, फेयर कॉपी से भी क्वेश्चन क्या करना है, याद करना है, फिर 2-4 बार उसको क्या करना है, लिखना है, कंट्रोल हो जाएगा, है ना। मानव नेत्र कहाँ जा रहे हैं, चलो मानव नेत्र तो प्याज के तरह, देखो ये प्याज है, ये नहीं हुआ, गोल नुमा रचना है, हम बोलते जा रहे हैं। इसकी बनावट अगर लिखने बोलेगा तो ये सारा बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मानव नेत्र कैसा है, एक इसके ऊपरी परत को स्क्लेरोटिक कहते हैं, ऊपरी परत को, इसके नीचे गहरे भूरे रंग का क्लोराइड होता है। ऐसा रंग का बता दे रहे, गहरे भूरे रंग का क्लोराइड होता है। ये क्लोराइड आगे आकर के 2 भागों में बढ़ जाती है, आगे आकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। आगे वाले भाग को आइरिस कहते हैं, क्या कहते हैं, और पीछे वाला भाग जो होता है सिकुड़ने वाला होता है, सिकुड़ने वाला डायफ्राम। जैसे क्या होता है, हमको दूर का देखना है, नजदीक का देखना है, तो वहां पे ऐसा यंत्र लगा हुआ है, मांसपेशी लगा हुआ है, वो हमेशा फैलता सिकुड़ता है। जैसे वो सिकुड़ता है, छेद बड़ा हो गया, देखना यहाँ हमारे हाथ को देखना है, ये सिलियरी मांसपेशियां है, ठीक है। सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ गया, छेद बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, सिलियरी मांसपेशियां फैल जाएगा, छेद क्या हुआ, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये कंट्रोल कर रहा है। बैंक में देखना, दरवाजा कभी क्या करता है, पूरा खोल देता है, अधिक आदमी को अंदर लाना होता है। जब ज्यादा भीड़ लग जाता है तो फिर क्या करता है, कम कर देता है। तो जितना जरूरत है वो उतना अंदर डालेगा। उसी तरह हमारा आंख में भी ऑटोमेटिक यंत्र लगा हुआ है, जो आंख की पुतली को क्या करता है, वो छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा हमेशा करता रहता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा, बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा, देखना। मानव नेत्र एक गोलनुमा रचना, इसके ऊपरी परत को स्क्लेरोटिक कहते हैं, इसके नीचे गहरे भूरे रंग का क्लोराइड आगे आकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। आगे वाले भाग को, पीछे वाला भाग सिलियरी मांसपेशियां, सिकुड़ने वाला डायफ्राम से जुड़ा रहता है, इसको हम सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे नेत्र द्वार या पुतली कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नेत्र द्वार या पुतली। इसके द्वारा प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, इसके द्वारा क्या होता है, जैसे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा हुआ है, जल्दी बताओ, उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अभी तुरंत हम देखे थे। जैसे प्रकाश अंदर किसी वस्तु का, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, जैसे P लिखा हुआ है, ये वस्तु का प्रकाश लेंस पर पड़ेगा, किसके द्वारा प्रकाश अंदर जाएगा, नेत्र द्वार के द्वारा। द्वार में दरवाजा है, छिद्र, आंख में छिद्र होता है, उसके द्वारा प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, नेत्र लेंस पे पड़ता है, और लेंस किसी वस्तु का फटाक प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, बता तो, रेटिना पर। कहाँ बना दिया, यहाँ पे रेटिना। रेटिना से जुड़ा हुआ रहता है क्षर और शंकु। क्या जुड़ा रहता है, क्षर और। यह प्रकाश का बहुत ज्यादा सुग्राही होता है, यह तुरंत सूचना कहाँ पहुंचा देता है, मस्तिष्क में, और हमको सीधा देखने का आभास देता है। कभी कभी यह सिलियरी मांसपेशियां कम करना बंद कर देता है। सिलियरी मांसपेशियां कम करना क्या करता है, फैला तो फैले रह गया, अब उसको दूर का दिखाई देगा, नजदीक का दिखाई नहीं देगा, सिकुड़ा तो सिकुड़ले रह गया, नजदीक का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब सिलियरी मांसपेशियां जल्दी 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 फैलना सिकुड़ना, उसका काम क्या है, जो फैलने सिकुड़ने का वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उत्तल लेंस का काम अभी तुरंत बताएं कि विभिन्न जगह पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा ना। लेकिन आंख में कहीं भी वस्तु रहेगा, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। तो इसके लिए क्या करता है, लेंस ऐसा होता है, लेंस ही ऐसा होता है जो कि क्या करता है, उसको पकड़ के खींच देता है, तो बड़ा होगी। सिलियरी मांसपेशियां ढीला छोड़ देगा तो लेंस क्या हो जाएगा, रबर की तरह, है ना। जैसे तुम लोग बाल में लगाते हो रबर है, बाल ज्यादा मोटा हो गया, रबर का एक लपेटा खोल दोगे, 2 लपेटा में हो जाएगा। अब बाल पतला हो गया, 4 लपेटा कस के लगा दोगे। टाइट तुमको करना है, चाहे रबर बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, बाल बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, बाल मोटा हो पतला हो उससे मतलब नहीं है। उस रबर से तुमने क्या किया, एडजस्ट कर लिया, जस्ट लाइक टोपी के तरह। छोटा भी माथा है, सिकुड़ के छोटा टोपी हो जाएगा,
अब बड़ा माथा रहेगा तो उसमें भी ढुका लोगे, टोपी फैल जाएगा, क्या ऐसा होगा ना। तो इस तरह से क्या होता है, फैलने सिकुड़ने का काम करता है। यहाँ पे लेंस को फैलाता सिकुड़ता कौन है, सिलियरी मांसपेशी। लेंसे को छोटा बड़ा कर देता है, उसकी फोकस दूरी को क्या करता है, कम बेस कर देता है। समझ में आया। इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो जल्दी जल्दी क्या करता है, सिलियरी मांसपेशियां काम नहीं करता है, काम करना बंद कर देता है। तो या तो रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनेगा या रेटिना के, कैसे, यहाँ देखो, आंख बनाए, आंख बनाए, ये हो गया लेंस, ठीक है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। अगर यदि फोकस दूरी क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, फोकस दूरी बढ़ गया है, तो वस्तु का प्रतिबिंब देखो क्या हो जाएगा, रेटिना से दूर बना कि पहले बना, क्या बना, रेटिना से दूर बना कि पहले बना, दूर बना। इसलिए इसका दोष क्या हो गया, दूर दृष्टि। लेंस का फोकस दूरी बढ़ गया। अब नहीं देखना, देखना यहाँ पे, ये क्या है, लेंस है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। फोकस दूरी कम हो गया है, फोकस दूरी यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया है। तो जैसे कम हो गया फोकस दूरी तो क्या बनेगा, रेटिना से दूर बना कि नजदीक बना, या दो प्रतिबिंब बना है, दो प्रतिबिंब बना है। पहले वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बना, तो दूर दोष हो गया। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से निकट बन गया, तो ये कौन सा दोष हो गया। अब यहाँ देखना, निकट दोष है, इसको क्या करना, फैलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैलाने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस फैलाता है, इसको फैला करके क्या करेगा, पहले इसको फैला देगा, इसको क्या करेगा, फैला, रेटिना पर बना देगा, है ना। यहाँ पे दूर बना है, यहाँ पे क्या बना है, दूर बना है। तो दूर बना है तो उसको क्या करना होगा, सिकोर, नजदीक लाना होगा, तो सिकोरना पड़ेगा। तो पहले क्या कर दिया, सिकोर दिया। अब क्या होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। तो रेटिना से दूर बन जाता है या रेटिना से नजदीक बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि। पहले परिभाषा समझ लो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ध्यान देना, टेक्निक है याद रखने का। जो दोष वही देख सकेगा, क्या याद रहा क्या। अब दोष हम पहले बोले निकट दृष्टि दोष, वह देख सकेगा, तो दूर नहीं देखेगा, समझा क्या। निकट की वस्तु को देख सकता है और दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, उसको हम कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु को देख सकता है और निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, तो दूर दृष्टि दोष। जिसको देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है और निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, तो कौन सा दोष हो गया। अच्छा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। इतना भी समझ गए। अब यहाँ पे यह भी देखा कि आंख के प्रकाश को जो नियंत्रित करता है, विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, यह कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां। ऐसे क्षमता को हम बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, आंख की ऐसी क्षमता, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, जो विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर ही बनाता है। ऐसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, असमंजन क्षमता में खराबी आ जाने के कारण, गड़बड़ी आ जाने के कारण विभिन्न स्थान पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर या तो रेटिना से दूर बनेगा या रेटिना से नजदीक बनेगा। तब उस आंख को क्या बोलेंगे, दोषपूर्ण आंख, यानी उसको दृष्टि दोष हो गया। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जो निकट की वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को, और दूर दृष्टि दोष, जो दूर की वस्तु को देख पाता है, निकट की वस्तु को। इतना बात। फिर से एक बार हम मानव नेत्र के बनावट का वर्णन कर लेते हैं। मानव नेत्र गोलनुमा रचना है, इसके ऊपरी परत को स्क्लेरोटिक कहते हैं। स्क्लेरोटिक आगे आकर के दो भागों में बढ़ जाती है। आगे वाले भाग को आइरिस कहते हैं, पीछे वाला भाग एक सिकुड़ने वाली डायफ्राम से जुड़ा होता है, जिसको सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है, जिसे नेत्र द्वार या पुतली कहते हैं। इसके द्वारा प्रकाश का नियंत्रण होता है, और किसी वस्तु का प्रकाश पुतली के द्वारा
आंख के उत्तल लेंस पर पड़ता है और उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना से छर तथा शंकु जुड़े होते हैं। यह छर और शंकु सूचना कहाँ पहुँचाता है? मस्तिष्क तक पहुँचाता है और हमें सीधा देखने का यही सिलियरी मांसपेशियां खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा तो आंख में क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। और एक बात, अधिक प्रकाश में जब हम रहते हैं कहाँ रहते हैं? अधिक प्रकाश। और अधिक प्रकाश से हम कम प्रकाश में जाते हैं तो कोई वस्तु साफ साफ हमको दिखाई नहीं देता है, थोड़ी देर बाद दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अधिक प्रकाश में हमारी आंख की पुतली क्या रहती है? सिकुड़ा रहता है। अधिक प्रकाश में छोटा रहेगा, उसी से प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाएगा जितना चाहिए, है ना। अधिक प्रकाश में आंख की पुतली सिकुड़ी रहती है। जब हम कम प्रकाश में जाते हैं तो आंख की पुतली को फैलने में क्या लगता है? थोड़ा समय लगता है। कम प्रकाश में जाएंगे तो हमको आंख में जितना प्रकाश चाहिए उतना जाने के लिए पुतली को फैलाना पड़ेगा। पुतली को फैलाने में क्या लगेगा? समय लगेगा, समझा। अधिक प्रकाश में आंख की पुतली क्या रहती है? सिकुड़ी रहती है। जब हम कम प्रकाश में जाते हैं तो आंख की पुतली को फैलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कोई वस्तु साफ साफ थोड़ी देर बहुत पढ़ा दिए, इतना सा तुम लोग याद करके आएगा।